मेरे ऊर्जावान साथियों, नमस्कार। कहाँ तक पिछले क्लास में हो गया था बाबू? हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर दिए थे इसे पिछले लेक्चर में? मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी की जो श्रेष्ठता था, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ था वो हम बता चुके थे, है ना। हाँ, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष यानी अवगुण। आज जो होगा आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ, आज पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक आज जो होगा वो इससे पहले हो गया है। इससे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है वो हम बता चुके हैं। हाँ, इसके बाद का ये क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के दोष या इसी को दूसरी भाषा में बोलोगे तो अवगुण। आज पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दोष या अवगुण। ठीक है, देखिए, ठीक से देखिए। हाँ, इससे पहले जो भी था हम आपको बताए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ बताए थे वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो उसको हम विस्तार से आपको बताए हैं। इससे पहले वाले लेक्चर को आप देखो, समझ में आएगा। तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ हम आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में, यानी उसका क्या अवगुण है, आधुनिक आवर्त सारणी का क्या क्या अवगुण है। यानी हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी सारे आवर्त सारणी से अत्यधिक मान्यताओं प्राप्त करने वालों में से एक है, यानी इनको मान्यता मिली। सबसे आज तक भी आधुनिक आवर्त सारणी को ही मान्य किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें क्या क्या अवगुण या दोष रह गया, फिर भी इतना आधुनिक आवर्त सारणी इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी इसमें क्या दोष या अवगुण अभी भी है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे विस्तार से। नोट कर लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के दोष या अवगुण। हो गया, तो लिखिएगा, कॉपी पेन निकाल के लिखना है, एक एक करके फिर समझाएंगे, पहले नोट कर लेना है। ठीक है, चलो लिखो। लिखिए आधुनिक आवर्त सारणी में। हाँ, बोलो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में जानेंगे। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो अन्य आवर्त सारणी से, अन्य जितने भी आवर्त सारणी है सबसे सफल आवर्त सारणी में से एक है आधुनिक आवर्त सारणी। फिर भी इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या दोष रह गया, क्या अवगुण रह गया, इतने सफल होने के बावजूद इसमें क्या अवगुण है, उसी अवगुण को देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो लिखो आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में लिखो आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के आवर्त सारणी की या मेंडलीव
की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष को दूर कर दिया गया। आंसर में लिखना है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष को दूर कर दिया गया। यह आप पहले से जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष को दूर कर दिया गया। अधिकांश दोष को दूर कर दिया। फिर भी उसी में लिखो, फिर भी इसके बावजूद आधुनिक आवर्त सारणी में कई दोष रह गए हैं जो निम्नलिखित हैं। फिर से इसको एक बार बोल देते हैं, मिला लेना है। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष को दूर कर दिया गया। ये पता है आपको, आप सभी को, कि आधुनिक आवर्त सारणी जो था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अधिकांश दोष को दूर किया। फिर भी इसके बावजूद आधुनिक आवर्त सारणी में कई दोष रह गए। इतने सफल होने के बावजूद आधुनिक आवर्त सारणी में कई दोष और अवगुण रह गए। वो कौन सा दोष और अवगुण है वो निम्नलिखित करके हम पॉइंट बाय पॉइंट करके समझते हैं, ठीक। जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक में लिखो हाइड्रोजन का स्थान। पहला दोष ये है। नंबर 1 में लिखो हाइड्रोजन का स्थान डैश। नंबर 1 में हाइड्रोजन का स्थान, ये पूछता भी है। नंबर 1 में हाइड्रोजन का स्थान लिखिए। पहले लिखो फिर हम समझा देंगे एक बार। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। लिखिए, हाँ लिखिए। इस आवर्त सारणी मतलब कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी मतलब कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके दोष और अवगुण बता रहे हैं ना। लिखो, इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित माना गया है। हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित माना गया है। हाइड्रोजन का स्थान क्या माना गया है? अनिर्णित। हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित माना गया है। हाइड्रोजन का स्थान क्या माना गया है? अनिर्णित माना गया है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। हम बताएंगे क्या अनिर्णित क्या होता है, क्यों माना गया अनिर्णित हाइड्रोजन को, हम बताएंगे। अभी आप पहले नोट करो। फिर से बोलते हैं, इसको मिलाइए। इस आवर्त सारणी में भी मेंडलीव की सारणी की भांति हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित माना गया है। हाइड्रोजन का स्थान क्या माना गया? अनिर्णित माना गया है, ठीक। हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित माना गया है। अब इसे समझ लो। अब समझो, ध्यान दो। देखिए, आपको हाइड्रोजन का जो स्थान है वो सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी में ही नहीं,
किसी भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो अनिर्णित है। अब आप कहोगे कि अनिर्णित क्या होता है सर? अनिर्णित का मतलब वह हुआ जिसका कोई इसके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसके बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ठोस निर्णय नहीं दिया जा सकता है। नहीं दिया जा सकता है। किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में। इसके बारे में ठोस निर्णय नहीं दिया जा सकता है। यानी अनिर्णित का मतलब हुआ कि अनिर्णित का मतलब हम सीधे बोल सकते हैं कि निर्णित मतलब निर्णय, अनिर्णित मतलब कोई निर्णय नहीं, ठोस निर्णय नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। ये तो समझ गए कि अनिर्णित का मतलब होता है ठोस निर्णय नहीं होगा, प्रामाणिक नहीं होगा, सटीक नहीं होगा। जैसे आपको हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, लेकिन कैसा चार्ज रखता है? प्लस। कैसा चार्ज है इसके ऊपर? प्लस। तो ये गुण इसका क्या हो गया? धातु वाला गुण क्या हो गया? इसका गुण क्या हो गया? धातु वाला गुण इसका हो गया। ये धातु वाला गुण हो गया। गुण कैसा हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। अपने आप में हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। चार्ज क्या रखता है? प्लस। तो इसका मतलब ये गुण क्या हो गया इसका? धातुविक गुण है, धातु वाला। अच्छा, ये तो पहला गुण ये हुआ कि अधातु होते हुए धात्विक गुण है इसके पास। अधातु होते हुए धात्विक गुण है इसके पास। तो ये धात्विक गुण होने के कारण इसे वर्ग 1 के तत्व में रखा गया है, क्योंकि वर्ग 1 के सारा तत्व क्या है? धातु है, क्योंकि इसमें धात्विक गुण है और मोर रिएक्टिविटी है, इसीलिए धात्विक गुण होने के कारण इसे वर्ग 1 में रखा गया है। ठीक। दूसरा अगर देखोगे तो वर्ग 7 में जितने भी तत्व है, उस वर्ग 7 में जितने भी तत्व है, वर्ग 7 में जितने भी तत्व है, वर्ग 7 में जो तत्व है, उस वर्ग 7 में के जितने भी तत्व है, उन तत्वों से इस हाइड्रोजन की समानता है। कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ग 7 में जो गुण है वो इसका हाइड्रोजन का गुण है। वर्ग 7 में जो गुण है, वर्ग 7 में जो गुण तत्वों का है ना, वर्ग 7 में जितने भी तत्व है और उसका जो भी गुणधर्म है वो गुण हाइड्रोजन से मिल रहा है। तो यहाँ वर्ग 1 में भी मिल रहा है, वर्ग 7 में भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर वर्ग 7 में मिल रहा है तो हाइड्रोजन को सिर्फ वर्ग 7 में ही क्यों नहीं रखा गया? वर्ग 7 में ही रख देना चाहिए, वर्ग 7 में ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का गुण जो है वो वर्ग 7 के तत्वों के गुण से मिल रहा है, लेकिन इसे कहाँ पर रखा गया है? वर्ग 1 में रखा गया है। तो यानी कुल मिलाकर बात ये हो गया कि पहली बात ये है कि ये हाइड्रोजन अपने आप में एक अधातु है। अधातु होते हुए ये धात्विक गुण यानी प्लस चार्ज रखता है, तो इसका गुण धात्विक गुण है, इसलिए इसे वर्ग 1 में रख दिया धात्विक गुण के आधार पर। तो पहला तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि अधातु होते हुए धातु वाले तत्वों के साथ रखा गया। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज बनाता है, इसलिए पहला कन्फ्यूजन। पहला इसमें केस ये है, डिबेट ये है। दूसरा ये है कि हाइड्रोजन जो तत्व है, वो हाइड्रोजन का जो गुण धर्म है वो वर्ग 7 के जितने भी तत्व है उनके गुण से मिलता है, यानी समानता है, यानी बिल्कुल एज इट इज सेम मिल रहा है। तो फिर इसे वर्ग 7 में रहना चाहिए था, लेकिन ये वर्ग 1 में है। तो यही कन्फ्यूजन जो है, यही हाइड्रोजन का जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी में ही नहीं, किसी भी आवर्त सारणी में अगर चेक करोगे तो हाइड्रोजन में और अन्य कुछ तत्वों में कुछ न कुछ समानता दिखेगा और कुछ असमानता दिखेगा। यही हाइड्रोजन का कुछ समानता और कुछ असमानता के रूप में दिखाई देना क्या कहलाएगा? अनिर्णित कहलाता है। यानी इसके बारे में ठोस बात नहीं बताया जा सकता कि हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ गुण धातु का ही गुण है और हाइड्रोजन का सिर्फ और सिर्फ गुण अधातु का ही गुण है। ये दोनों गुणों के साथ कभी कभी ये अपना रिएक्टिविटी दिखाता है, इसीलिए हम इसे कह देते हैं अनिर्णित। अनिर्णित का मतलब ठोस निर्णय, सही बात इसके रूप में सही ठोस निर्णय हम नहीं दे सकते हैं हाइड्रोजन के बारे में, कम से कम। तो यही होता है अनिर्णित। तो हमको तो क्या हम ये बात आपको समझा पाएँ अनिर्णित क्या होता है? बोलो, समझ में आया? हाँ, ओके।
नेक्स्ट दूसरा लिखो, दूसरा हीलियम का स्थान, दूसरा हीलियम का स्थान, हीलियम का स्थान। दूसरा पॉइंट पहला हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए हीलियम का स्थान, हीलियम, हीलियम का स्थान, किसका स्थान? हीलियम का स्थान, हीलियम का स्थान, हीलियम का स्थान। इसका संकेत होगा He। इसके बाटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल ही परमाणु संख्या 2 होता है, याद रखिए। हीलियम का स्थान He2। तो चलो इसके बारे में लिखो, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, वर्ग 2 में, किसमें? वर्ग 2 में, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, 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 किसके साथ? क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ, ये सब उगाना नहीं है। वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था, होना चाहिए था, किसके अनुसार? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था, वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था। लेकिन 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 इसे उत्कृष्ट, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ, लेकिन 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 इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ, उत्कृष्ट, लेकिन इसे उत्कृष्ट टा होगा, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ, गैसों के साथ वर्ग कितने? 18 में रख दिया गया है, वर्ग 18 में रख दिया गया है, वर्ग 18 में रख दिया गया है, वर्ग 18 में रख दिया गया है। समझिए बात को, पहले लिखो फिर समझा रहे हैं। फिर से बोलते हैं, मिला लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में कहाँ होना चाहिए? क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रख दिया गया है, लेकिन इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रख दिया गया है। अब देखिए ये क्या हो गया, समझो क्या हो गया, अभी समझ में आएगा, ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ, अभी बुझा जाएगा क्या हो गया। सो देखो वर्ग 2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करोगे, हीलियम 2 हाइड्रोजन है, हीलियम 1s2, यानी इसका जो, इसका आप जो सेल है वो कम सेलो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका जो सेल जो है फर्स्ट सेल वो इलेक्ट्रॉनों से क्या है? भरा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेबल है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार अगर इसको हम वर्गीकरण करें, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, तो इसके बाह्यतम सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसे किस वर्ग का तत्व होना चाहिए था? 2 वर्ग का, दूसरे वर्ग का तत्व होना चाहिए था, दूसरे वर्ग का तत्व होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बांटा गया है, तो इसके बाह्यतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे वर्ग 2 का तत्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यही तो अब गुण हुआ,
कि इसके बायतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसे वर्ग 2 का तत्व में नहीं रखा गया, इसे वर्ग 2 के तत्वों के साथ नहीं रखा गया, और इसे क्या किया, इसके बदले वर्ग 2 के तत्वों के साथ रखने के बजाय इसे उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रख दिया गया है। हीलियम को चेक करो, उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में, उत्कृष्ट गैसों के साथ वर्ग 18 में रख दिया गया। यही इसमें अवगुण और दोष पाया गया है। यानी नहीं समझे, फिर समझो, यानी वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर, वो किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। अच्छा, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। लेकिन जैसे कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 1 11, यानी बायतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे वर्ग 1 का तत्व में रखा गया है कि नहीं, सोडियम को। उसी प्रकार से ये परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को बांटा गया है। बायतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसे वो 1 वर्ग का तत्व मान लिया गया है। अधिकांशतः आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बांटने का आधार यही है। लेकिन हीलियम के साथ क्या है सो देखो, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2, यानी बायतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार किस वर्ग का तत्व होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार किस वर्ग का तत्व होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसे वर्ग 2 का तत्व होना चाहिए था, वर्ग 2 का। लेकिन वर्ग 2 में इसे नहीं रखा गया है, किसको, हीलियम को। तो यही तो अवगुण हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बायतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे बायतम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है इसे उस वर्ग का तत्व होना चाहिए था, लेकिन इसे दूसरे वर्ग में नहीं रख करके कहाँ रख दिया गया, वर्ग 18 में। कहाँ रख दिया गया, वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैसों के साथ। यही इसमें दोष और अवगुण पाया गया है। तो समझ में आया, हाँ, यही इसमें दोष और अवगुण पाया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो दोष है वो सामान्यतः 2 ही दोष पाया गया है, 2-3 और भी है, लेकिन 2 मुख्यतः आपको ये ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में याद रखना है कि मुख्यतः जो दोष है वो सामान्यतः 2 ही दोष पाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। अवगुण, 2 अवगुण है। पहला क्या, हाइड्रोजन का स्थान, वो क्या है, अनिर्णित है। हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में ही नहीं, किसी भी आवर्त सारणी में अनिर्णित है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी अनिर्णित ही माना गया है। हाइड्रोजन सीधे समझो, हाइड्रोजन जो है ना वो किसी भी आवर्त सारणी में अनिर्णित ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ठोस परमाणिक के रूप में हम उसे नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का बिहेवियर जो है वो धातु वाला ही है, और हाइड्रोजन का बिहेवियर जो है वो अधातु वाला ही है। वो कभी धातु के साथ भी समानता दिखाता है और कभी अधातु के साथ भी। यानी उसके रूप में, उसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में हम ठोस बात हम नहीं बता सकते कि ये सिर्फ धातुई गुण ही दिखाता है और अधात्विक गुण ही दिखाता है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अपनी परिस्थितियों के अनुसार से रिएक्टिविटी बदलता है कभी, तो इसलिए हम उसको कहते हैं अनिर्णित। उसके अभिक्रियाशीलता के क्रम में हम ठोस बात नहीं, सटीक बात नहीं बोल सकते हैं, इसलिए वो अनिर्णित हुआ। दूसरा, हीलियम का स्थान। हीलियम का स्थान जो है आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है आधुनिक आवर्त सारणी में, वो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। तो अगर हम हाइड्रोजन की अगर सोडियम की चेक करें तो इसके बायतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो बायतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे वर्ग 1 का तत्व माना गया। उसी प्रकार से हीलियम के बायतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे वर्ग 2 का तत्व माना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको क्या कर दिया गया, यही हीलियम को वर्ग 2 के तत्व होने के बजाय वर्ग 18 में रख दिया गया है। यही हीलियम का दोष है, अवगुण है आधुनिक आवर्त सारणी में, हीलियम के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। ये दो मुख्यतः दोष को याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 याद रखो, एक हाइड्रोजन के बारे में, एक हीलियम के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्या दोष होते हैं ये आपको कंप्लीट हो गया। अगर पूछे तो इसको याद रखना है, कभी कभी आ जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको पढ़ लेना है, दिमाग में बैठ जाएगा। और इसको कभी आ जाए परीक्षा में तो लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी के क्या दोष होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक भी कोई टॉपिक नहीं छूटा।
आधुनिक आवर्त सारणी के क्या दोष हैं, क्या अवगुण हैं, ये हम आपको बता दिए। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो रह गया वो हम फिर अगले लेक्चर में फिर आपको हम उसको अगले लेक्चर के साथ उसको अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे अगले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे नोट बनाते रहिए, अपने कॉपी में नोट करते रहिए और याद करते रहो। और साथ साथ एनसीईआरटी का जो भी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो एनसीईआरटी का यानी बीटीसी का जो भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन एमसीक्यू सहित हम आपको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सहित यानी सारे के सारे क्वेश्चन को डील करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो जुड़े रहना है, तैयारी करते रहना है। ठीक ओके। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके।